नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत में कोविड महामारी के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक सोच भारत में क्यों से भारत में क्यों नहीं में बदली। निर्वाचन आयोग ने कुछ राज्यों में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अधिकारियों के स्थानांतरण और उनकी तैनाती के बारे में परामर्श जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ घोटाले के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.46% हुई और ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के नए रूप में संक्रमण के बीच सख्त प्रतिबंध लगाए। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता को दुनिया में दिखाने का यही सही समय है। उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह 2020 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में जब दुनिया में निवेश गतिविधियां प्रभावित हुई तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश रिकॉर्ड स्तर पर किया गया। पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है, तब भारत में रिकॉर्ड एफडीआई और पीएफआई आया है। दुनिया का ये कॉन्फिडेंस नए स्तर पर पहुंचे, इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है। आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत को लेकर इतनी सकारात्मक सोच पहले कभी नहीं रही। उन्होंने इस सफलता को 130 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का फल बताया। देश में शुरू किए गए सुधारों ने भारत में क्यों की सोच को भारत में क्यों नहीं में बदल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में भौतिक और डिजिटल आधारभूत संरचना खड़ी करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज देश में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया जा रहा है। गांव के किसान की रीच भी डिजिटल ग्लोबल मार्केट तक हो, इसके लिए देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में हम जुटे हैं। इसी तरह हमारे आईटी सेक्टर को और ताकत देने के लिए आईटी और बीपीओ सेक्टर की बाधाएं भी हटाई गई हैं। डिजिटल स्पेस की सिक्योरिटी के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। भारत में आरएनडी पर निवेश बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। अमेरिका जैसे देश में जहां आरएनडी पर 70% निवेश प्राइवेट सेक्टर का होता है, हमारे यहां इतना ही पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाता है। यानी आज जरूरत यह है कि आरएनडी में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े। कृषि, डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, यानी हर सेक्टर में हर छोटी बड़ी कंपनी को आरएनडी के लिए एक निश्चित अमाउंट तय करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि हमारे लाभ कमाने के दृष्टिकोण के पीछे का समाज का व्यापक हित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ऐसे उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा नवाचार और स्टार्टअप क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। आज भारत के युवा इनोवेशन के स्टार्टअप दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। सरकार की एक एफिशिएंट और फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने के लिए निरंतर कोशिश जारी है। अब एसोचैम जैसे एसोसिएशन को, आपके हर मेंबर को भी ये सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ लास्ट माइल तक पहुंचे। इसके लिए इंडस्ट्री के भीतर भी आपको रिफॉर्म्स को एनकरेज करना होगा।
श्री मोदी ने कहा कि अब सही ढंग से योजना बनाने और उस पर काम करने का समय है। उन्होंने कहा कि 27 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। ये 27 साल न केवल भारत की वैश्विक भूमिका निर्धारित करेंगे, बल्कि भारतीयों के सपनों और समर्पण की परीक्षा की घड़ी भी होगी। आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने वाले इतना नहीं है, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है। और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है, शायद उतनी पहले कभी नहीं रही। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उद्योगपति रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन सुआन फुक के साथ कल वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे तथा भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक सामरिक भागीदारी को आगे ले जाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय विचार विमर्श जारी रहा। वियतनाम की उपराष्ट्रपति सुशी डोंग थी नुवुक चिन इस वर्ष फरवरी में सरकारी दौरे पर भारत आई थीं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस वर्ष 13 अप्रैल को टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई थी। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सह अध्यक्षता में संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से 25 अगस्त 2020 को हुई थी। रक्षा मंत्री ने 27 नवंबर को वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ ऑनलाइन बैठक की थी। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी राज्यों को अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अधिकारियों के स्थानांतरण और उनकी तैनाती के बारे में परामर्श जारी किया है। आयोग ने सलाह दी है कि चुनावों से सीधे रूप से जुड़े सरकारी अधिकारियों को उनके गृह जिलों में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने कहा है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है और जो लंबित है या जिनको दंड मिला है या जिन अधिकारियों को पूर्व में चुनाव से जुड़े किसी कार्य में लापरवाही के लिए आरोपित किया गया है, उन्हें चुनाव से संबंधित कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगले 6 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी अधिकारी को चुनाव संबंधित किसी भी कार्य से संबंध नहीं होना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग की सिफारिशों पर जिन अधिकारियों की तैनाती की गई है, उन्हें स्थानांतरण नीति से छूट दी जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में बीरभूम में रोड शो करेंगे। ये रोड शो हनुमान मंदिर स्टेडियम रोड से बोलपुर क्रॉस रोड के बीच आयोजित होगा। श्री शाह बोलपुर में शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय भी जाएंगे और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गृह मंत्री विश्वविद्यालय में जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे के पहले दिन कल श्री शाह ने मिदनापुर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें लेकर अगली सरकार बनाएगी। दीदी, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। श्री शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके कारण लोग उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई, जब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी? तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट नेता शुभेंदु अधिकारी रैली में श्री शाह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके अतिरिक्त तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के 9 विधायक भी भाजपा में शामिल हुए।
तृणमूल कांग्रेस के बर्दवान पूर्व से लोकसभा सांसद सुनील मंडल, पूर्व मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार के पूर्व लोकसभा सांसद दशरथ तिर्की और तृणमूल कांग्रेस के 15 नगर निगम पार्षद जिला स्तर के लगभग 20 नेताओं और अन्य लोगों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ JKCA घोटाले के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और कई अन्य की 11 करोड़ 86 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। कुर्क संपत्तियों का अंकित मूल्य 11 करोड़ 86 लाख रुपए है, जबकि इनका बाजार मूल्य करीब 60 से 70 करोड़ रुपए आंका गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुर्की के अस्थायी आदेश जारी किए थे। कुर्क की गई ये सभी संपत्तियां जम्मू और श्रीनगर में हैं। इन संपत्तियों में 2 आवासीय और 1 व्यावसायिक संपत्ति है, जबकि अन्य 3 प्लॉट हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI द्वारा जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ को भेजे गए 113 करोड़ रुपए के गबन के आरोपों को लेकर फारूक अब्दुल्ला की जांच पड़ताल की जा रही है। ये आरोप उस समय के हैं जब फारूक अब्दुल्ला JKCA के अध्यक्ष थे। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में श्री अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ की है। पिछली पूछताछ अक्टूबर में श्रीनगर में की गई थी। सरकार ने कहा है कि 77,608 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ चालू खरीफ मौसम में खरीद से लगभग 48,28,000 किसानों को लाभ मिल चुका है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में 411 लाख टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। इनमें से केवल पंजाब से ही 202 लाख टन धान की खरीद हुई है, जो कि कुल खरीद का 49.33% है। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2020 के लिए 51 लाख टन से अधिक दालों और तिलहनों की खरीद की मंजूरी भी दी गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी रायता मोर्चा कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पारित कृषि कानूनों पर कांग्रेस पार्टी के झूठे प्रचार का विरोध करना चाहिए। बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी की किसान शाखा के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित है। किसानों के प्रति एकड़ आय में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि कृषि कानून इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत में कोविड महामारी के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक सोच भारत में क्यों से भारत में क्यों नहीं में बदली। निर्वाचन आयोग ने कुछ राज्यों में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अधिकारियों के स्थानांतरण और उनकी तैनाती के बारे में परामर्श जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ घोटाले के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.46% हुई और ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के नए रूप में संक्रमण के बीच सख्त प्रतिबंध लगाए। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 95.46% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से अब तक 95,50,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर तेजी से बढ़ी है। इस वर्ष मई में ये संख्या 50,000 थी, जो दिसंबर में बढ़कर 95 लाख से ऊपर हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि लगातार टेस्ट,
ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के कारण संक्रमण को फैलने से रोका गया और मृत्यु दर में कमी आई। इस समय देश में कोविड संक्रमण से होने वाली मृत्यु की दर 1.45% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। इस बीच देश में कोविड की जांच का आंकड़ा 16 करोड़ को पार कर चुका है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,71,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में 16 करोड़ 90 लाख जांच हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के बारे में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोविड महामारी के बढ़ने की दर घटकर 2% तक आ गई है और मृत्यु दर विश्व में सबसे कम 1.45% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में त्योहारों के बावजूद व्यापक परीक्षण करने, संक्रमण का पता लगाने और उपचार की नीति के कारण इस अवधि में संक्रमण के मामलों में कोई तेज वृद्धि नहीं देखी गई। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से कोविड-19 महामारी से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन के पहले सेट को प्राधिकृत करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक त्वरित टीकाकरण अभियान की आवश्यकता पर भी बल दिया। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमने भी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप कर दिया है। वैक्सीन किसी भी समय आने वाले जो हफ्ते हैं या आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम इस स्थिति में आएंगे कि हम वैक्सीन अपने देश के लोगों को प्रायोरिटाइज करके हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 50 साल से ऊपर के लोगों को और आने वाले समय में अगले 6 से 7-8 महीनों के बीच में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की हम स्थिति में होंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मंत्री समूह को टीकाकरण के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं और भारत में वैक्सीन के चल रहे 6 परीक्षणों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने मंत्री समूह को बताया कि 12 अन्य देशों ने विदेश मंत्रालय से वैक्सीन देने का अनुरोध किया है। सरकार ने कहा है कि 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 20,000 से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि देश में उपचाराधीन रोगियों की कुल संख्या का 40% केरल और महाराष्ट्र में है। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन सुरक्षा और प्रभाव के आधार पर विनियामक निकायों की स्वीकृति के बाद ही देश में लागू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न पहलुओं पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंत्रालय ने लोगों को कोविड-19 से संक्रमित पिछले किसी इतिहास पर ध्यान दिए बिना कोविड वैक्सीन देने के पूरे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेने की सलाह दी है। इससे इस बीमारी के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लाइसेंस देने से पहले दवा विनियामक द्वारा विभिन्न चरणों में चल रहे वैक्सीन के परीक्षण से संबंधित सुरक्षा और प्रभावकारी आंकड़ों की जांच की जाती है। लाइसेंस प्राप्त करने वाली सभी वैक्सीन में तुलनात्मक सुरक्षा और प्रभावी क्षमता होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि संपूर्ण टीकाकरण के दौरान एक ही प्रकार की वैक्सीन का प्रयोग किया जाए और किसी एक वैक्सीन को लगाने के बाद अन्य दूसरी कोरोना वैक्सीन का प्रयोग न हो। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली में कल 1,139 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राष्ट्रीय राजधानी में अब कुल संक्रमितों की संख्या 6,15,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया कि 5,95,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कल 2,168 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए, जबकि 32 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में इस महामारी से अब तक 10,251 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली में 10,358 उपचाराधीन रोगी हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,026 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 93.02% हो गई है। गुजरात में अब तक 2,34,289 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,17,935 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 1,252 रोगी ठीक हुए।
राज्य में अब तक 89,99,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 220 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 166 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,127 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 63 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 7 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,227 हो गई है। इस बीच गुजरात सरकार ने कोरोना महामारी में सरकारी अस्पतालों में सेवा दे रहे मेडिकल के छात्रों को मासिक स्टाइपेंड 13,000 रूपये से बढ़ाकर 18,000 रूपये करने का फैसला किया है, जिसका लाभ मेडिकल के 2200 छात्रों को मिलेगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। राज्य में नए संक्रमितों की संख्या, कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट की संख्या भी कम हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीन देने का अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश 2 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच करने के साथ देश का सबसे ज्यादा जांच करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 95.5% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,226 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान इससे ज्यादा 1,544 कोरोना के मरीज ठीक हुए और अब तक राज्य में 5,47,631 कोरोना ग्रसित लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान कोविड-19 की वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण के प्रभावी प्रबंधन और सुरक्षा के इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से इस बात की भी अपील की है कि वे वैक्सीन आने तक कोरोना के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने एक उच्च स्तरीय बैठक में 1 जनवरी से कक्षा 10 और 12 की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है। ऑफलाइन कक्षाएं कोविड-19 के लिए तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की जाएंगी। ब्रिटेन इस समय कोविड-19 की नई लहर से जूझ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में लाखों लोगों पर कोरोना वायरस को लेकर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इंग्लैंड में पिछले 2 हफ्तों में संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वृद्धि की वजह से वायरस का एक नया रूप सामने आया है, जो पहले से 70% अधिक संक्रामक है। हालांकि श्री जॉनसन और उनके वैज्ञानिक सलाहकारों का मानना है कि टीके अब भी असरदार होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी होगी। सरकार ने क्रिसमस के पर्व को देखते हुए प्रतिबंधों में ढील देने की योजना को पलट दिया है। ब्रिटेन में कल एक ही दिन में कोविड के 27,052 नए मामले सामने आए और 534 लोगों की मौत हुई है। लंदन और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड वर्तमान में नियमों के त्रिस्तरीय प्रणाली के उच्चतम स्तर पर हैं और अब इसे नए चौथे स्तर पर ले जाया जाएगा। लोगों को आवश्यक कारणों को छोड़कर घर पर रहना होगा और गैर जरूरी खुदरा दुकानें बंद रहेंगी। वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिकी श्रृंखला 2020 की विशेष कड़ी में आज हम आपको महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार के प्रयासों पर एक रिपोर्ट प्रसारित कर रहे हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण NDA सरकार की कार्यसूची का प्रमुख हिस्सा है। इस वर्ष अक्टूबर में दुर्गा पूजा के अवसर पर नारी शक्ति को संबोधित एक गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया था। नारी शक्ति हमेशा हमेशा से भी सभी चुनौतियों को परास्त करने की ताकत रखती है। ऐसे में ये सभी का दायित्व है कि संगठित रूप से सभी उनके साथ खड़े हों। भारतीय जनता पार्टी के विचार यही है, संस्कार यही है और संकल्प भी यही है। सामाजिक अनुसंधान केंद्र की निदेशक रंजना कुमारी ने आकाशवाणी को बताया कि लैंगिक समानता के लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात उस समय चली थी, लेकिन ये सब तभी संभव है जबकि ये 5 लिंक की जिनकी बात हम लोग हमेशा करते हैं कि क्रेडिट से लिंक करिए, मार्केट से लिंक करिए, स्किल से लिंक करिए, इंश्योरेंस से लिंक करिए, औरतों की जो रोजगार है और साथ साथ में उनकी क्षमता वर्धन का काम हो, तब जाकर के फिर महिलाएं इस समय रोजगार के क्षेत्र में आएंगी और एक बार आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन जाए तो फिर शायद महिलाओं को तमाम इस तरह के जो संकट से जूझना पड़ता है और खासतौर से हिंसा के संकट से वो शायद उतना उनको ना जूझना पड़े। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA सरकार ने कोविड महामारी के दौरान महिलाओं के सम्मान और कल्याण के प्रयासों को पूरा करने का संकल्प लिया है।
देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी सेवा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किशोरियों के लिए योजना चलाई जा रही है। पोषण अभियान का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और माताओं में प्रौद्योगिकी और जन आंदोलन के जरिए पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इस वर्ष तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह 7 से 30 सितंबर तक मनाया गया। महिला तथा बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र और परिवार के पारंपरिक व्यंजनों को साझा करें ताकि उच्च पोषण वाले स्वदेशी खाद्य पदार्थों का डेटाबेस तैयार किया जा सके। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से देश के इतिहास में पहली बार एक अनोखा प्रयास कर रहा है। हमारी कोशिश है कि हम एक वेबसाइट पर एक अनोखी जानकारी हर जिले की लेकर आए कि उस जिले में वो कौन सी फसल है, कौन सा फल है, कौन सी सब्जी है जो एक संतुलित आहार का हिस्सा बन सकती है। और हमारी ये कोशिश अधूरी रहेगी जब तक इसमें आपकी भागीदारी न हो। आयुष प्रणाली के जरिए कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता भी किया है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर घटकर वर्ष 2016 से 2018 में 113 पर आ गई, जबकि यह दर 2015 से 2017 में 122 और 2014 से 2016 में यह दर 130 के स्तर पर रही। एक अनुमान के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 51,70,000 लाभार्थियों को शामिल किया जा रहा है। वहीं घटते बालिका लिंगानुपात में सुधार के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही है। सरकार बड़े पैमाने पर महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, जबकि लोगों को महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और उनके कल्याण के प्रति अपनी अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पूरे दिन हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 23 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 11 डिग्री और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और सिद्धार्थ, आज के समाचार पत्रों में क्या है? जी हाँ निखिल, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो एसोचैम फाउंडेशन वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज प्रकाशित अखबारों की प्रमुख सुर्खी है। सुधारों ने बदली देश की तस्वीर, नए कृषि सुधारों के लाभ किसानों को मिलने शुरू। प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य दैनिक जागरण की पहली खबर है। मोदी बोले, आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करें उद्योग जगत, राष्ट्रीय सहारा के मुख्य पृष्ठ पर है। वहीं पंजाब केसरी लिखता है, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की पूर्ति के लिए जुटना होगा। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, एसोचैम में पीएम अब निवेशक कहते हैं व्हाई नॉट इंडिया। जनसत्ता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है, भारत के आत्मसम्मान पर चोट बर्दाश्त नहीं। 48 किलोमीटर रेंज की स्वदेशी होवित्जर तोप का सफल परीक्षण अमर उजाला की सुर्खी है। डीआरडीओ ने कहा, दुनिया में सबसे बेहतरीन इस तोप से भारत की जरूरतें पूरी होंगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर आने की उम्मीद कम, ठीक हो चुके लोगों में भारत पहले नंबर पर। दैनिक ट्रिब्यून के मुख्य पृष्ठ का समाचार है। कोरोना इफेक्ट शीर्षक से दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पहली बार कुंभ में स्नान करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। कोरोना जांच के लिए 3 बड़े कोविड केयर सेंटर भी बनेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में कोविड महामारी के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक सोच भारत में क्यों से भारत में क्यों नहीं में बदली।
निर्वाचन आयोग ने कुछ राज्यों में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अधिकारियों के स्थानांतरण और उनकी तैनाती के बारे में परामर्श जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ घोटाले के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.46% हुई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।